अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। कतर ने इसराइल से कहा है कि वो जौहरी तवानाई की एजेंसी के साथ ताउन करते हुए अपने प्लांट्स उसके इंस्पेक्टरों के मुआयने के लिए खोल दे। कोरोना वबा का मुकाबला करने में कतर हर रोज कामयाबियां हासिल कर रहा है और इस बीमारी से शिफा पाने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अलजायर में होने वाले आम इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है और ईरान के एटमी समझौते के एहया के लिए मुज़ाकरात के छठे दौर का आगाज हो गया है। सामीन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर ने अफगान दारुल हुकूमत काबुल के मगरिब में 2 बसों को निशाना बनाने वाले धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इन धमाकों में मुतअद्दिद अशखास हलाक और जख्मी हो गए हैं। कतर की वजारत खारजा ने अपने एक बयान में कतर के इस मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया है कि वो दहशतगर्दी और तशद्दुद को मुस्तरद करता है, खा उसकी वजूहात व असबाब कुछ भी क्यों न हों। कतर ने इस अमर की अहमियत पर जोर दिया है कि इसराइल जौहरी ईंधन की बैनुल अक़वामी एजेंसी के साथ ताउन करे और वो अपनी एटमी तनसीबात उसके इंस्पेक्टरों के मुआयने के लिए खोल दे। विफाकी जमहूरिया ऑस्ट्रिया के लिए कतर के सफीर और वियना में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी तंजीमों के दफ्तर में कतर के मुस्तकिल मंदूब जनाब सुल्तान बिन सालिमीन अल मंसूरी ने एजेंसी के गवर्नरों की काउंसिल के इजलास में इसराइल की एटमी सलाहियतों के बारे में होने वाले एक मुनाकशे में इजहार ख्याल करते हुए इसराइल से ये मुतालबा किया है। मुल्क में सेहत की सूरत हाल बताते हुए वजारत सेहत आमा ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 147 केसेज रजिस्टर हुए हैं और मजीद 215 मुतासिरीन अब सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह यहां अब तक इस बीमारी से सेहत पाने वालों की मजमूई तादाद अब 2,16,698 हो गई है और मुल्क में जारी वैक्सीनेशन की कौमी मुहिम से मुताल्लिक दिए गए बयान में बताया गया है कि यहां अब तक इस वैक्सीन की 2,780,916 डोज दी जा चुकी हैं। यहां पर सरकारी और अवामी दोनों सतहों पर की जाने वाली कोशिशें कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए सबसे कामयाब रास्ता साबित हुई हैं और इस तरह यहां की सोसाइटी और मुआशरे को महफूज और सेहत के सिस्टम को मजीद मुस्तहकम किया जा रहा है। कोरोना ही से मुताल्लिक ये खबर कि सऊदी अरब की वजारत हज व उमरा ने ऐलान कर दिया है कि सन 1442 हिजरी के हज के लिए सऊदी शहरियों और वहां मुकीम बाशिंदों के नामों की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है और इमसाल 60,000 आदमीन हज को हज करने की इजाजत दी जाएगी और इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना की आलमी वबा फैली हुई है। सऊदी वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक अर्रबिया ने इस बारे में एक बयान दिया है। मदद करने वाले कतरी हाथ अपने भाइयों और अपने दोस्तों तक पहुंच रहे हैं। कतर की हिलाल अहमर सोसाइटी ने ऐलान किया है कि यमन में जंग और सैलाबों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाने वाले लोगों को पनाह देने का एक मंसूबा नाफिज कर दिया गया है और यमन की गवर्नरी या जिले अल हज्जा में कायम किए गए रिहायशी यूनिटों के मकानात अब इन मुतासिरीन के हवाले कर दिए गए हैं।
یمن کے لیے قطری امداد کے بعد اب شام کے لیے دی جانے والی امداد میں شام کے شمالی حصے میں 600 طلباء اور طالبات نے جن کا تعلق پناہ گزین فیملیوں سے ہے اس سال کے سالانہ امتحانات دے دیے ہیں، اور یہ منصوبہ قطر الخیریہ اور اس کے پارٹنرز کی کوششوں سے مکمل کیا گیا ہے۔ منصوبے کا نام رکھا گیا ہے تیز رفتار تعلیم۔ قطر چیریٹی نے تیز رفتار تعلیم کا یہ منصوبہ ان شامی بچوں کے لیے شروع کیا ہے جو سن 2020 کے اختتام تک تعلیمی عمل کا حصہ نہیں بن سکے تھے، اور شام کے شمالی حصے کے 2 علاقوں اعزاز اور الباب میں موجود 1200 طلباء و طالبات اس منصوبے کا حصہ ہیں۔ اب دوسرے علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات کی طرف آتے ہیں، اور ابتدا الجزائر کے انتخابات سے کرتے ہیں۔ وہاں ووٹنگ کا عمل اب مکمل ہو چکا ہے، اور اضافی مدت تک پولنگ اسٹیشنز کھلے رکھنے کے بعد اب ان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور الجزائری الیکشن کی آزاد انتظامیہ کے سربراہ محمد شرفی نے بتایا ہے کہ ان انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا تناسب 30.20% رہا ہے۔ اب ووٹوں کی گنتی 2 مرحلوں میں مکمل کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں پولنگ کے اجتماعی گروپوں کے لیے رکھا گیا ہے، اور دوسرے مرحلے میں ہر گروپ کے ہر امیدوار کے ووٹ الگ الگ شمار کیے جائیں گے۔ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون نے اس سے قبل یہ بیان دیا تھا کہ ان پارلیمانی انتخابات میں ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد سے زیادہ اہمیت اس امر کو حاصل ہوگی کہ انتخابات میں کامیاب ہونے والوں کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ واضح رہے کہ فروری سن 2019 میں وہاں کے سابق صدر عبدالعزیز بوتفلیقہ کے خلاف عوامی مظاہرے شروع ہو گئے تھے، اور ان مظاہروں کے بعد اب پہلی مرتبہ الجزائر میں یہ عام انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ الجزائر سے اب تیونس چلتے ہیں، جہاں تیونسی سیکیورٹی فورسز نے دارالحکومت کے وسط میں واقع شارع الحبیب بورقیبہ پر احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل استعمال کیے ہیں۔ تیونس کے صدر قیس سعید نے متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ملک کے حالات بہت زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گئے ہیں، اور انہوں نے پس پردہ رہ کر کام کرنے والی مختلف لابیوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ اقتدار میں باقی رہنے کے لیے مختلف بحران کھڑے کر رہی ہیں۔ تیونسی صدر نے کہا ہے کہ وہ ہر حال میں آئین اور دستور کو نافذ کرنے کا کام کریں گے۔ شام کے شمالی شہر عفرین کے اسپتال پر گریڈ میزائلوں اور مارٹر گولوں سے ایک حملہ کیا گیا ہے۔ ترکی کی وزارت دفاع نے کردستانی لیبر پارٹی BKK کی شامی شاخ YBK پر اس حملے کی ذمہ داری عائد کی ہے، اور بتایا ہے کہ اس نے اس علاقے میں اس کے ٹھکانوں پر جوابی حملہ کیا ہے۔ شہر میں شامی سول ڈیفنس کی ٹیموں نے بتایا ہے کہ اس گولہ باری میں پہلے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اس علاقے میں موجود الشفا اسپتال کو نشانہ بنا دیا گیا۔ حقوق انسانی کی شامی رصدگاہ نے بتایا ہے کہ اس گولہ باری میں جاں بحق ہونے والوں میں ایک ڈاکٹر، اسپتال کے 3 دوسرے ملازمین، 3 خواتین اور ایک بچہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ حزب اختلاف کی فورسز کا ایک سپاہی بھی اس حملے میں قتل ہو گیا ہے۔ افغانستان میں طالبان تحریک کے مسلح اشخاص نے ملک کے مغربی حصے میں سرکاری فوجوں کے ساتھ جھڑپوں کے بعد وہاں کے 2 علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان تحریک نے ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان سے تمام غیر ملکی فوجیں نکل جائیں۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے کہا ہے کہ کسی بھی بہانے سے ان فوجوں کو باقی رہنے کا حق نہیں ہے۔ ویانا میں ایٹمی مذاکرات کا 6واں دور شروع ہو گیا ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد ایران کے ساتھ طے پانے والے ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔
यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि इन मुज़ाकरात के शुरका सन 2015 में तय पाने वाले एटमी समझौते में अमेरिका को दोबारा शामिल करने के लिए काम करेंगे। उधर ईरान के आला मुज़ाकरातकार अब्बास इराक़जी ने कहा है कि अब भी कुछ बुनियादी मसाइल अटके हुए हैं। उन्होंने अमरीकी पाबंदियों को इक़्तिसादी दहशतगर्दी करार दिया है। G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस ने अमरीकी सदर जो बाइडेन की तरफ से गरीब और उभरने वाले मुल्कों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के एक वसी तर आलमी मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे का मकसद चीन की तरफ से शाहराह रेशम या सिल्क रोड के मंसूबे का मुकाबला करना है और कहा यह गया है कि इस मंसूबे के जरिए इन मुल्कों की ज्यादा बेहतर अंदाज में मदद की जाएगी कि वो कोविड-19 की आलमी वबा के बाद उठ सकें और इस मंसूबे में मौसमियात, सेहत, डिजिटल के शोबा और समाजी फर्क को खत्म करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। और आज के इस नशरे की आखिरी खबर यह है कि रियासत टेक्सास के शहर ऊस्टन में एक पुरहजूम सड़क पर कल रात की जाने वाली फायरिंग के एक वाक़े में 13 अशखास जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जाती है। ऑस्टिन की पुलिस ने अपने एक बयान में बताया है कि मुश्तबे शख्स को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका और ये भी पता नहीं चलाया जा सका कि फायरिंग क्यों की गई थी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो फायरिंग के इलाके से दूर रहें। आज के ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।